सो लास्ट टाइम स्केलेटन सिस्टम में अब तक हमने ओवरऑल बोन्स के बारे में पढ़ा, उनके पोजीशंस, उनके नेम्स, किस तरीके से बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, देयर अरेंजमेंट एंड देयर शेप, इनको किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड वी ट्राई टू अंडरस्टूड कि टोटल 206 बोन्स का अरेंजमेंट कहाँ पे और कैसे है। दैट वाज आवर सेशन टिल नाउ। इतना आपने स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा, बट स्केलेटन सिस्टम में थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा अबाउट द मूवमेंट, कि ओवरऑल ये जो आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हो इसका मेन पर्पस है मूवमेंट, और इन अनदर टर्म्स आप लोकोमोशन भी कंसिडर कर सकते हो। मूवमेंट इन जनरल ओवरऑल हमारा मसल मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, चाहे वो एक पोजीशन में हो या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर आपको मूव करना है उनके लिए भी काउंट होता है। मूवमेंट के अंदर ही हम लोकोमोशन एक कैटेगरी है जिसमें अगर एक पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर आप मूव कर रहे हो उसे हम लोकोमोशन कंसीडर करते हैं। मतलब आपका बॉडी का पोजीशन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है। वो सारे बोन्स के बारे में आपने समझा। बोन एज अ टिश्यू आपने पिछले टर्म में ऑलरेडी पढ़ा था, बट आपको अभी तक बोन के अरेंजमेंट्स, उनके अलाइनमेंट्स, उनके नेम्स एंड टाइप्स अभी तक पता नहीं थे, सो दैट यू अंडरस्टूड। एंड बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग। पर्टिकुलर ह्यूमन के ओवरऑल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए बोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेप डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल पर्टिकुलर पर्सन का एंडोस्केलेटन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं के साथ यानी मूवमेंट या लोकोमोशन में सपोर्ट करने वाला एक और इंपॉर्टेंट टाइप का टिश्यू है, दैट इज द मसल। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे। पिछले टर्म में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। टिश्यू ओवरऑल 4 टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं इन आवर बॉडी, जिसमें फर्स्ट वाज एपिथेलियल, then it was muscle, then it was connective tissue, and then it was neural tissue. ये टोटल 4 कैटेगरीज आपने पढ़ी, जिसमें कि अभी हम डिटेल में मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। सी मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ओवरऑल पर्टिकुलर बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है बाय ऑल मीन्स। ऑल मीन्स मतलब अगर आपको सेम पोजिशन पे कोई चीज मूव करनी है, आपके बॉडी पार्ट्स मूव करने हैं, मीन्स यू हैव टू पिक योर पेन और मे बी यू हैव टू स्पीक अप, तो आपके जो भी लैरिंग्स और फेरिंग्स है इनके बीच में जो मूवमेंट होगा, यू हैव टू सी समथिंग। कोई भी बेसिक मूवमेंट जो होगा उसमें मसल का बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है। whenever you are talking, आपका जॉ मूवमेंट हो रहा है यानी लोअर जॉ मूव हो रहा है, सो लोअर जॉ से अटैच्ड मसल्स इंपॉर्टेंट है मूव करवाने के लिए। आपके एक्सप्रेशंस, व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर सैड और आप बहुत ज्यादा हाइपर हो, उस टाइम पे आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। whenever you are expressing something, तो वो एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं? बिकॉज ऑफ द फेशियल मसल्स। सो मसल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहली चीज, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी बाय ऑल मीन्स। दूसरी चीज, इसका मेन काम क्या है? टू कवर ऑल द स्केलेटन फ्रेमवर्क। मतलब पर्टिकुलर एंडोस्केलेटन यानी हमारे बोन, हमारी बॉडी में जितना भी स्केलेटन सिस्टम है, जितने भी बोन्स हैं, उनके अराउंड एक कवरिंग और रैपिंग का काम मसल्स करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द कवरिंग। सो इट कवर द स्केलेटल सिस्टम। एंड अगर ये स्केलेटल सिस्टम को कवर कर रहा है मींस बेसिकली ये क्या करवा रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग शेप। ओवरऑल आपकी बॉडी का कॉन्टोर, शेप यानी आप कॉन्टोर वर्ड भी यूज कर सकते हो। कॉन्टोर का मीनिंग होता है शेप या हाईलाइट करना, दैट इज द कॉन्टोर। सो ये आपकी ओवरऑल बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो पर्टिकुलर पर्सन की जो फिजिक बिल्ड होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मसल ग्रोथ और मसल अरेंजमेंट। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोस्चर। पर्टिकुलर पर्सन का पोस्चर मेंटेन करने में, ताकि वो स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, सिटिंग है, और समटाइम यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, यू आर डांसिंग, मूविंग, तो ये सारी चीजों में जो बॉडी पोस्चर है और बैलेंस है उसको मेंटेन करवाने का काम मसल का है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन जो मसल्स प्रोवाइड करते हैं। और एक और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, that is to give the strength. You are able to run for some kilometers, you are able to pick some heavy object,
और आप दूसरी चीजें आप कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द मसल पावर। ये क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि मसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मसल के अंदर, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स मसल कैन गिव यू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स के अलावा और कोई भी टाइप के टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं। I'll show you some pictures, मैं आपको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करूंगी। Let's first discuss theoretical aspect की कौन कौन सी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन जो आपको समझने की जरूरत है। अब टिश्यू वाले चैप्टर में जब आपको मसल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था तब ये भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब लॉन्ग या कह लो इलोंगेटेड फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स, जिनका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। इन दोनों का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि इनका मेजर काम है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले जरूरत के हिसाब से जब भी बॉडी को कमांड आएगा, जब भी रिक्वायरमेंट होगी, ये क्या करेंगे, अपने आप को स्मॉलर स्पेस में या कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज करवा लेंगे। तो मसल्स ओवरऑल एज अ फाइबर क्या अपीयर होगा कि वो स्मॉल हो चुका है और थिक हो गया है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। और जैसे ही इनको रिलैक्स होना है मतलब वही प्रोटीन अपने आप को एक्सपैंड करवा रहे हैं, मींस दे आर टेकिंग द मेजर एरिया, और उसकी वजह से वो थिन एंड इलोंगेटेड अपीयर होते हैं। दैट इज द बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इन हायर क्लासेस जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, आपको वही बेसिक एक्टिन एंड मायोसिन के मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे और कौन से आयंस या कौन से मिनरल्स वो हेल्प कर रहे हैं इन दिस कॉन्ट्रैक्टाइल मोशन। सो ये बेसिक फंक्शन हो गया मसल्स का कि वो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम को कवर कर रहे हैं, सो बेसिकली बॉडी शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ इज दे आर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लस ये एक डिफाइनिंग टिश्यू है। डिफाइनिंग टिश्यू मतलब नॉट ओनली आउटर एरिया, इंटरनल बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स भी मसल से बने हुए हैं। अगर ओवरऑल मसल्स के टाइप के बारे में समझने की कोशिश करोगे कि मसल्स के कितने टाइप है, सो देयर आर 3 टाइप्स। कैन एनीवन फ्रॉम द क्लास रिकॉल व्हाट आर द 3 टाइप्स? Voluntary, involuntary, and the cardiac. Voluntary, involuntary, and cardiac. Okay, voluntary, involuntary, and cardiac. अगर voluntary है, we can call them skeletal. Skeletal, smooth, and cardiac. And third one is cardiac. Correct. So skeleton movement, जो skeleton muscles हैं mostly ये कौन से movement पे काम करते हैं? That is the voluntary movement, means you can able to move these muscles or organs based on your requirement. आप जब चाहो आप वो move कर सकते हो या उनके actions आपके control में है. That is the voluntary part. Smooth muscles, और इसका एक और नाम है, that is the visceral. Visceral word जिन बच्चों को नहीं पता, इसका meaning होता है internal. विसरल ऑर्गन अगर कहीं पे भी लिखा हुआ मिले आपको, इट मींस कि इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं। विसरल टिश्यू मींस इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट टिश्यूज। सो सिमिलरली इंटरनल ऑर्गन्स भी एक्चुअली इनका फ्रेमवर्क मसल्स की वजह से होता है। सो वो मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स बनाते हैं, दे ऑल आर स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स। एंड उनका फंक्शन, उनका अलाइनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, उनका काम आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट्स व्हाई यू कंसीडर देम इन इनवॉलंटरी। उसके बाद कार्डियक मींस आपका हार्ट जो जिन मसल से बना है स्पेसिफिकली, दैट इज द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स इज एक्शन वाइज आल्सो इनवॉलंटरी, बट एक ही प्रॉब्लम है इसमें, इनवॉलंटरी एक्शन तो है बट ये हमेशा ये नॉन स्टॉप इनवॉलंटरी एक्शन है, मींस इट इज नेवर गोइंग टू स्टॉप। अगर स्टॉप हो गया मींस यू आर डेड दैट डे, जिस दिन कार्डियक अरेस्ट हो गया उस दिन। सो कार्डियक मसल स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंटिन्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, यानी कार्डियक मसल्स को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल इंपल्स दिए जाते हैं
और या वो कह लो उनके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से वो पर्टिकुलर इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि इनका मेन काम है पंपिंग। सो अगर किसी चीज को, फ्लूइड को पंप करना है तो कंटिन्यूअस उस मोटर को मूव करना जरूरी होता है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द मसल। मैंने बस आपको रिमाइंड करवाया, रिकॉल करवाया कि एग्जैक्टली मसल्स में आपने अब तक क्या क्या पढ़ा हुआ है और अब हमें क्या करना है। अब आपको क्या समझना है, बेसिक चीजें कि एग्जैक्टली मसल्स को मूव करवाने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आप सबको बताने वाली हूँ, दैट इज द एंटागोनिस्ट। आई कैन ऑलरेडी सी बच्चे क्यूरियस हैं इन द चैट, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। अभी एंटागोनिस्ट का मीनिंग क्या है, अगर कहीं भी ये ऐसा वर्ड है जो आप फार्माकोलॉजी या मेडिकल में भी आप पढ़ोगे, इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ साइंस और इस फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो एंटागोनिस्ट वर्ड आप वहां बहुत ज्यादा दिखोगे। तो एंटागोनिस्ट का मीनिंग क्या है, अगर कोई भी मसल्स और कह लो सेट ऑफ मसल्स एक दूसरे के अपोजिंग वे में काम करते हैं। अपोजिंग वे मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई भी पार्ट, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम हैंड को ले लेते हैं, अगर हैंड मूवमेंट करवा रहे हो तो कोई पार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा मसल का सेट जो है वो रिलैक्स हो रहा है उस मूवमेंट को सक्सेसफुल करवाने के लिए। आई विल गिव यू द सिनेरियो आल्सो। तो अगर ऐसी चीजें हो रही है, अपोजिंग में मूव हो रहा है, तब उस चीज को हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स। सो इनका मेन काम क्या है, दे कॉज द अपोजिंग मूवमेंट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन एग्जांपल है, सबको आई थिंक फ्लेक्सिंग के बारे में पता है। जो भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हैं। अपने मसल्स को फ्लेक्स करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवा के उस पर्टिकुलर मसल्स को हाईलाइट करवाना। तो वो फ्लेक्सिंग जो होती है बाइसेप्स या ट्राइसेप्स की होती है मोस्टली। तो एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, दो टाइप के मसल्स हैं आपके आर्म्स में, फर्स्ट इज बाइसेप्स, अनदर वन इज ट्राइसेप्स। अब एग्जैक्टली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स करते क्या है, अगर आपको फ्लेक्शन करना है, फ्लेक्शन का मीनिंग आप क्या कर रहे हो, आपके फोर आर्म को कंप्लीटली बेंड कर रहे हो ताकि आपके बाइसेप्स जो है वो प्रॉपरली हाईलाइट हो पाए। एवरीवन हैज डन दैट। तो अगर आप ऐसा कोई मूवमेंट कर रहे हो उस चीज को बोलते हैं फ्लेक्शन। और बहुत कभी कभी आपने मूवमेंट देखा होगा कि पर्टिकुलर फोर आर्म्स को बेंड नहीं करना होता, आपके स्ट्रेट आर्म्स के थ्रू भी लोग अपने ट्राइसेप्स को फिर हाईलाइट करवाते हैं, विच इज ऑन द बैक साइड। जो बाइसेप्स है दैट इज ऑन द फ्रंट साइड, आई विल शो इन द डायग्राम आल्सो। तो उस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इन दोनों में बहुत इंटेंस स्ट्रेंथ और स्टैमिना की जरूरत पड़ती है, प्लस मसल के अपने आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बिल्ट होने की बहुत जरूरत है, तभी वो हाईलाइट होंगे। वो बिल्ट ही नहीं है तो वो हाईलाइट भी नहीं होंगे। सो जो बाइसेप्स होते हैं, अगर आप फ्लेक्शन कर रहे हो मतलब आपके एल्बो को आप बेंड कर रहे हो एंड यू आर शोइंग द बाइसेप्स, तो बाइसेप्स हो गए फ्लेक्सर। ऐसे मूवमेंट के लिए क्या करना होता है, बाइसेप्स क्या हो गए, फ्लेक्सर हो गए, मींस वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाइसेप्स इस पर्टिकुलर टाइम पे। और जो ट्राइसेप्स हो गए दे आर एक्सटेंसिव एंड ट्राइसेप्स क्या होंगे, ये एक्सटेंड होंगे। एक्सटेंड मतलब इनको स्ट्रेच करवाया जाएगा, क्योंकि एल्बो के अलोंग जो मसल्स जाते हैं दैट इज द ट्राइसेप्स। और उनको अगर आपको अगर बाइसेप्स शो करना है तो ट्राइसेप्स को कंप्लीटली बेंड करना पड़ेगा, यानी ट्राइसेप्स को काफी ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्या हो रहे हैं, ये दोनों मसल्स का काम एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा है। तो एक चीज हो रही है वो सिकुड़ रही है, यानी वो स्मॉल एरिया में अपने आप को थिक कर रहे हैं। दूसरा मसल क्या कर रहा है, वो एक्सटेंड हो रहा है, यानी उसके जो उसका लिमिटिंग एरिया है उससे ज्यादा उसे एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि दूसरा मसल हाईलाइट हो पाए। तो इस सो अगर इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है दैट इज नथिंग बट योर एंटागोनिस्ट मसल्स। तो कहीं भी नॉट ओनली योर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, आपके लेग मसल्स भी जो फीमर मसल्स हैं उनमें भी सेम पोजीशन होता है। अगर आप आपके नी को बेंड करते हो तो समटाइम काफ मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है एंड फीमर मसल्स को एक्सपैंड होना पड़ता है। सेम चीज आपकी बॉडी में कहीं भी अगर दो मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे थे किसी बेंडिंग को या किसी मूवमेंट को सक्सेसफुल करवाने के लिए, तो उस चीज को बोलते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स। लेट मी शो यू द डायग्राम कि वो दिखते कैसे हैं। Can everyone see the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके, सो पहला जो फोटो है दैट इज दिस स्लाइड इज अबाउट द एक्टिन एंड मायोसिन की मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्टिन और मायोसिन एज अ प्रोटीन कैसे दिखते हैं. सो एक्टिन ब्लू कलर, ये क्या है, मोस्टली आप अगर इसे रिजेंबल करना चाहोगे दोनों प्रोटीन्स को, ये डीएनए की तरह कॉइल्ड है एक तरीके से, हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी दो लॉन्ग थ्रेड्स एक दूसरे में इंटरट्वाइंड है. तो वैसे ही एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं. अभी एक्टिन जो होता है वो थिन होता है, थिन प्रोटीन है एज कंपेयर टू मायोसिन. एंड मायोसिन के पास बाइंडिंग साइट है. बाइंडिंग साइट मतलब मायोसिन ऐसा प्रोटीन है जो डुअल फंक्शन करता है. डुअल फंक्शन मींस ये पहले तो एक नॉर्मल प्रोटीन का भी काम करेगा, यानी एंजाइमेटिक वर्क भी करेगा. एंजाइम यानी एटीपी या कह लो एनर्जी करेंसीज जो है उनको बाइंड करके खुद को एक्टिवेट करवाता है. सो दिस इज द बाइंडिंग लोकेशन. मायोसिन के दो पोर्शंस होते हैं, वन इज हेड रीजन, अनदर वन इज टेल रीजन. टेल रीजन पे एक्टिन जो होगा उसके साथ बाइंड हो जाता है. हेड रीजन पे क्या होगा, हमेशा एटीपी आके बाइंड होगा ताकि इनको काम दिया जाए. तो अगर कभी सपोज आप कोई काम कर रहे हो जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो पहले मायोसिन को एक्टिवेट होना पड़ेगा. वो कैसे एक्टिवेट होगा, जब उसके साथ इस पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट पे एटीपी बाइंड करेगा. जैसे ही वो बाइंड हुआ, उसको एनर्जी मिल गई, मायोसिन एक्टिवेट होगा, तब ये करेगा स्लाइडिंग मूवमेंट. स्लाइडिंग मींस इमेजिन योर ड्रॉर्स, सबके घर पे ड्रॉर्स वगैरह होंगे या ट्रॉलीज. तो आपको क्या करना है, अगर वो पर्टिकुलर ट्रॉलीज क्या करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं यानी उतना ही स्पेस रहता है और हम ट्रॉलीज को पुल एंड पुश कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट. सेम एग्जैक्टली मायोसिन एक्टिन के साथ यही करता है, एक्टिन को पुल एंड पुश करता है. अगर वो पुल कर रहा है मतलब अपने साथ अटैच कर रहा है, तो जो एक्सपैंडेड एरिया होगा वो कम हो जाएगा. अगर वो पुश कर रहा है यानी वापस से एक्टिन को बोल रहा है जहां से आया वहीं चले जाओ, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्टिन एंड मायोसिन एक लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करेंगे. तो अगर वो कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं इट मींस कॉन्ट्रैक्शन, अगर वो लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करते हैं इट मींस रिलैक्सेशन. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द मसल पार्ट. ओके, सो ये एंटागोनिस्ट मसल्स के कुछ एग्जांपल्स. इनके कुछ नाम जो है वो हायर स्टैंडर्ड्स में आप बेटर समझ पाओगे. सो यहाँ पे दो वर्ड्स मैं आपको दे देती हूँ. फ्लेक्सर का मीनिंग जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब जो भी चीज को बेंड होना होगा या कॉन्ट्रैक्ट होना होगा, तो अगर आप अपना थंब मूवमेंट भी करते हो, तो अगर एक साइड मूवमेंट कर रहे हो तो एक साइड क्या होता है कि कुछ मसल्स जो होते हैं अपने आप को बाइंड करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, वो मूवमेंट हो पाए, और उसके ऑपोजिट में जो दूसरे मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं. सो ओपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, वो एक्सपैंड हो रहे हैं, एंड फ्लेक्सर्स क्या हो रहे हैं, वो कंबाइन हो रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. दिस इज वन एग्जांपल. अनदर एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रही हूँ दैट इज द लिवेटर एंड डिप्रेसर. जब आपका आप अपर एंड लोअर जॉ मूवमेंट करते हो, आपके फेशियल मसल्स कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं कि सम पार्ट गेट कॉन्ट्रैक्टेड वेयर एज अदर पार्ट गेट रिलैक्स्ड, या फिर उनका एक्सपेंशन शुरू हो जाता है. देन वेरी फेमस एग्जांपल आपका बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मूवमेंट. अगर आपको प्रॉपरली इसमें समझ में आ रहा होगा, सो ये पर्टिकुलर डायग्राम सेकंड जहां पे एरो है, तो अगर ये बाइसेप्स है, दिस इज द बाइसेप पार्ट, एंड उसके नीचे जो पोर्शन है दैट इज द ट्राइसेप. तो अगर आपको बाइसेप्स अपने फ्लेक्स करने हैं, आपको फ्लेक्सर मूवमेंट करना है, तो फ्लेक्शन के टाइम पे क्या होगा, ये आप एल्बो जो है वो बेंड करोगे, फोर आर्म को आप बेंड कर रहे हो, और इस टाइम पे जो बाइसेप होगा ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, जबकि जो ट्राइसेप है इसे पूरा घूम के इधर आना पड़ेगा, तो यानी उसे एक्सपैंड होना पड़ेगा, तो एक्सटेंशन उसको कह रहे हैं, वो एक्सटेंड हो रहा है. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. सो एंटागोनिस्ट मसल्स इस तरीके से काम करते हैं. दिस इज हाउ ऑल योर बॉडी पार्ट्स या आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं इनका मूवमेंट इसी तरीके से होता है. ओके, दिस इज वन ऑफ द टाइप. एंटागोनिस्ट के ही बहुत सारे डिटेल टाइप है. एंटागोनिस्ट में बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं. सो सुपिनेशन, प्रोनेशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरीज. अगर आपका रिस्ट मूवमेंट, आपके रिस्ट के अराउंड आप फोर आर्म को मूव करवा पा रहे हो, दैट इज वन ऑफ द मूवमेंट. सो फर्स्ट में ध्यान से देखना, आपके मसल्स जो है ना, आपके बोन्स जो रेडियस एंड अल्ना, मैंने आपको फोर आर्म के बारे में बताया था, सो उनके साथ किस तरीके से बाइंड है. तो अगर आप उनका नॉर्मल पोजिशन कर रहे हो, सो बोन्स का अलाइनमेंट ध्यान से देखो. सो इस एरो पे ध्यान दो. एंड सेकंड प्रोनेशन में आप ध्यान दो कि अब वो बोन्स किस तरीके से एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, यानी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हो गया. ये अरेंजमेंट कौन करवा रहा है, ऑफ कोर्स ये मसल्स के मूवमेंट की वजह से हो पा रहा है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवमेंट जो कि एंटागोनिस्ट मसल्स करवा पा रहे हैं. ओके,
सो दिस इज बेसिकली ये हमारे टाइप ऑफ मसल्स, मोस्टली एंटागोनिस्ट को आपको ये समझना होगा कि जिनमें ऑपोजिट मूवमेंट होते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज एंड एग्जांपल्स आपको दिए। एक चीज, डज एनीवन नो द काउंट ऑफ टोटल मसल्स? हमारी बॉडी में कितने काउंट्स प्रेजेंट हैं? 650. Okay, so correct. The count somewhere around 650. अभी तक complete calculatively accurate term is not clear yet. मतलब वो muscles का development वगैरह है, होता ही रहता है, but 650 जो है ये normal count है जो particular body में होता है। अब इसके अलावा जो मसल्स हैं जो 650, ये आपको काउंट तो पता चल गया। सो आपके ओवरऑल मसल्स जो है ये आपके पूरे बॉडी वेट का 50% कंसिडर करवाते हैं, यानी ओवरऑल आपके बॉडी वेट का 50% पार्ट जो होगा दैट विल बी बाय योर मसल्स इटसेल्फ। दूसरी चीज, आपके मसल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगेन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आपके मसल्स का कोऑर्डिनेशन जो होगा दैट विल बी डन बिकॉज ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अभी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आप नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये तीनों ही पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं। मोस्टली जो वॉलंटरी एक्शंस हैं दैट इज डन बाय जो भी स्केलेटल मसल्स और उनके फंक्शंस को कंप्लीट करवाने में फोर ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा चीज, जितने भी कार्डियक मूवमेंट यानी कार्डियक फंक्शन और विसरल मसल्स के एक्शंस या स्मूथ मसल्स के एक्शंस जो हैं दैट इज मेजरली डन बाय द हाइंड ब्रेन। इनवॉलंटरी एक्शंस हाइंड ब्रेन करवाता है, फोर ब्रेन मोस्टली वॉलंटरी एक्शंस, एंड जो मिड ब्रेन होता है वो बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स डन। एक और चीज है, वन लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू द मसल्स। मसल्स को बोन से बाइंड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? कार्टिलेजेस की। आई थिंक एवरीवन नोज ऑलरेडी, एंड स्पेशली कौन सा कार्टिलेज अगर हम बोले तो टेंडन्स। अब ये जो टेंडन्स है एग्जैक्टली मसल्स, क्योंकि लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर्स है, इट इज लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर्स, इसके दो एंड हो जाते हैं। फर्स्ट एंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी द फिक्स्ड एंड। एक एंड ऐसा है जो फिक्स्ड है यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से मसल्स बन रहा है, इसके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, फाइबर्स अरेंज हो रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द फिक्स एंड। अनदर एंड इज ऑलवेज द मूविंग एंड या मूवेबल एंड आप बोल सकते हो। सो दिस पार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मूवेबल एंड। यही मूवेबल एंड है जो इन फ्यूचर फर्दर जो है कार्टिलेजेस के साथ कनेक्टेड रहता है, दैट इज द टेंडन विच अल्टीमेटली जॉइंस टू द बोन। अब बोन को मूवमेंट करवाना है तो करना क्या होता है? अगर आपकी बॉडी मूव करना चाहती है तो एग्जैक्टली क्या करेगी? अब आपको ये पता चल गया है इनमें पुश एंड पुल मूवमेंट है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होगा। तो जब ये एक्टिन या मायोसिन अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं या बाइंड करवा रहे हैं इन स्मॉलर स्पेस, तो वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे टेंडन से पुल मूवमेंट होता है, देयर विल बी द पुलिंग। उसी की वजह से बोन भी मूव होता है, इसीलिए मसल्स एंड बोन सिंक में मूव होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में मूव होते हैं। तो वो मूवमेंट की वजह से ही आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स हो पाते हैं। क्यों हो पाते हैं? क्योंकि मसल के जो फाइबर्स है लॉन्ग थ्रेड लाइक है, पुल एंड पुश मूवमेंट या उनके थ्रेड्स में जो टेंशन है वो इजीली क्रिएट हो पाता है, तो एक एंड से दूसरा एंड कंट्रोल हो पाता है। तो अगर कहीं भी मूव करना होगा तो मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाने से पुलिंग फोर्स जनरेट होगा। किस डायरेक्शन में? इन दिस डायरेक्शन। और इस पुलिंग फोर्स की वजह से कार्टिलेजेस भी मूव होंगे एंड हेंस उससे अटैच्ड बोन भी मूव हो पाएगा। सो दिस इज हाउ ऑल योर बॉडी मूवमेंट वर्क्स। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? एनी डाउट? नो मैम। ओके, सो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, ट्राई टू अटेम्प्ट योर द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि काफी लेंदी चैप्टर हमने किया, मैंने काफी आराम से आपको पढ़ाया, तो काफी चीजें बहुत पीछे रह गई हैं, हो सकता है आप भूल गए हो। ट्राई टू रिकॉल। इस सेशन के एंड में जिस प्रेजेंटेशन जिस पीपीटी से मैंने आपको पढ़ाया था वो डायग्रामेटिक वर्जन था, इट इज अ वेरी गुड फॉर योर मेमोरी। मैं वो पीडीएफ आपको भेज दूंगी आफ्टर दिस सेशन।
और दूसरी चीज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ट्राई टू फाइंड द आंसर्स और टेस्ट योरसेल्फ कि क्या आप वो सारे डेफिनेशंस, वो आंसर्स, वो सिनेरियो समझ पा रहे हो, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा. दैट इज योर होमवर्क फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. दूसरी चीज, मैंने लास्ट टाइम आई थिंक होमवर्क दिया था रिलेटेड टू द जॉइंट्स. हैज एवरीवन डन दैट? Those who have done or attempted, please raise your hand. जिन्होंने ट्राई किया कम से कम समझने का, और tried writing in their own language, because that was the homework कि आपको अपने लैंग्वेज में कुछ समझ कर लिखना था डायग्रामेटिक वे में. Those who were absent, Atharva, you are saying you were absent, but we always send the recording now, so there is no chance of missing anything. If you are absent, तो आपकी ड्यूटी है कि आप पुरानी क्लासेस कैचअप करो. तो पुरानी क्लास आप कैचअप करोगे, इसीलिए तो आपको रिकॉर्डिंग भेजते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू सेंड यू द रिकॉर्डिंग देन. तो वो रिकॉर्डिंग फॉलो किया करो. whoever, कोई भी किसी भी रीजंस की वजह से अगर आप एब्सेंट हो रहे हो, देयर इज नो हार्म इन बीइंग एब्सेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देयर इज हार्म इज नॉट कैचिंग अप विद द टॉपिक्स. अगर आप कैचअप नहीं कर रहे, नहीं समझ रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों का बहुत नुकसान होगा. हाउ मेनी ऑफ यू 9th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं जिनके फाइनल एग्जाम्स या सेशन एंड एग्जाम्स चल रहे हैं, करेंटली गोइंग ऑन? रेज योर हैंड. ओके, 3, somewhere around, okay, 4 students. एंड कितने बच्चे हैं जिनके स्टार्ट होने वाले हैं एग्जाम्स? ओके, ओनली 2. सो आई एम इमेजिनिंग कि बाकी अगर 1-2 बच्चे बच गए 9th स्टैंडर्ड के, तो उन बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं. सो एटलीस्ट यू गाइज कीप अप विद द होमवर्क. अगर होमवर्क नहीं करोगे, प्रॉब्लम आपको ही होगा. सो अगेन आपको क्या करना है, जॉइंट्स वाला होमवर्क में कंटिन्यू कर पा रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं किया, then don't sit in the class, then don't even try to be present in the class, because homework नहीं करोगे, आप लोगों का नुकसान है. अब देखो अब क्या करना है हमें, 1 by 1. अब ये पूरे चैप्टर्स हो गए, आपके सारे चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं. सो चैप्टर 1 जो था, आई थिंक आपका चैप्टर 1 था, वेट, दैट वाज डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, जो हमने सबसे पहले इस टर्म में पढ़ा है. तो वो चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे विद द रिविजन. सो नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे, 1 by 1 सारे चैप्टर्स जो अब तक हमने पढ़ लिए उसके डाउट सेशंस होंगे, एंड मेरे पास कुछ एमसीक्यूज होंगे. we have to solve all those MCQs, somewhere around 30 questions, 20 questions, जितना भी हो पाया उस टाइम में, that all those questions will try to solve. इससे आपके बचे कुछ डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे. यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर कोई डाउट है, पर्सनल डाउट है उस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी बातें क्लियर हो जाएंगी. तो नेक्स्ट सेशन से हम रिविजन स्टार्ट कर देते हैं. ओके, एनी डाउट, कोई क्वेरीज? No, ma'am. Okay, so everyone quickly then switch to another link, especially 10th standard. 9th standard it's up to you, आपको switch करना है या नहीं करना है, because 10th वाले बच्चों का question answer session होगा in the next link, so you all can join quickly. Thank you, ma'am.